Hello दोस्तों, welcome back. Today we will discuss about the chapter 7 of your NCERT books, Control and Coordinations. This chapter discussed in the name of Control and Coordination and number 2 in Biology. तो दोस्तों, जैसा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हम NCERT के हर एक चैप्टर को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं, फिर इनसे निकलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पेज के हिसाब से डिटेल एक्सप्लेन करते हैं और उनके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम सबसे पहले रीड करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। जैसा कि हम इसमें बताया गया कि पीछे लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करती हैं। देयर we had started with a notion we all have that if we see some things moving it is alive। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी चीज को अगर हमने मूव करते हुए देखा, चलते हुए देखा, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये लिविंग है। Some of these movements are in fact a result of growth। लेकिन ये सारे के सारे मूवमेंट किसका परिणाम है? ये है ग्रोथ का परिणाम। As in plant, जैसा कि प्लांट की बात कर रहे हैं, तो a seeds germinate and grow। सीड जर्मिनेट यानी कि उगती है और ग्रो करती है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज। और सीडलिंग्स, जिसको हम पौध कह सकते हैं, पौधलिंग थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ दिनों तक। एंड इट पुश सोइल असाइड एंड कम्स आउट। और ये सोइल को धकेलता हुआ जमीन से बाहर आ जाता है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर इसकी ग्रोथ रुक जाए, These movement would not happen, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। मीन्स प्लांट बाहर नहीं आ पाएगा, सोइल्स में दबा रहेगा। Some movement as in many animals and plants are not connected with growth। तो यहां पर भी है कि कुछ मूवमेंट in many animals not connected in with growth, ग्रोथ से कनेक्ट नहीं किए जा सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मूवमेंट ग्रोथ ही हो, कुछ मूवमेंट ऐसे भी है जिनको हम ग्रोथ के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। एक कैट रनिंग, जैसे एक बिल्ली दौड़ रही है। चिल्ड्रंस प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। स्विमिंग, सिंक्स घूम रहे हैं। बैफलोज स्विमिंग, भैंस चल रही है। कट, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय द ग्रोथ। अब ये जो मूवमेंट है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, गाय या भैंस चारा चबा रही है, तो वो सारे मूवमेंट, अब मूवमेंट तो हो रहा है बट नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट, इसको हम ग्रोथ मूवमेंट नहीं कह सकते हैं। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ? तो इन विजिबल मूवमेंट को हम अपने जीवन के साथ, लाइफ के साथ क्यों अटैच करते हैं? ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हम इन रेस्पॉन्स को अपने आसपास होने वाले एनवायरमेंटल चेंज के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। We detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। We detect change। हम किसी भी परिवर्तन को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, महसूस करते हैं। एंड रेस्पॉन्ड इट, और इसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मूवमेंट करते हैं। उसे हम कब? जब डिटेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल चेंज में। जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसको हमारा शरीर महसूस करता है, फील करता है, डिटेक्ट करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बचाने के लिए जो भी हरकत, जो भी मूवमेंट किया जाता है वो ग्रोथ नहीं होता, जस्ट मूवमेंट कहलाता है, यानी कि मूवमेंट करना पड़ता है। इफ वी थिंक ए बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और सोचें, इट बिकम्स अपेरेंट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे मूवमेंट जो एनवायरमेंट में हम करते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, या ये कह सकते हैं कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे गाय भैंस चारा चबा रही तो चरती ही चली जाएंगी, बच्चे दौड़ रहे हैं तो दौड़ते ही चले जाएंगे। नो, कंट्रोल्ड। ये क्या है? कंट्रोल मूवमेंट है कि हर एक को पता है कि उसे कितना मूवमेंट करना है।
तो ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल मूवमेंट हो गया और एक बार शुरू हो गया तो होता ही रहेगा, नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल्ड मूवमेंट ही होते हैं। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स, और एनवायरमेंट वाले होने वाले जितने भी चेंजेस हैं उनके प्रति रेस्पॉन्स होगा ही होगा। हवा चल रही है, हम महसूस कर पा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। महसूस करने के बाद हम टेम्परेचर को कम करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए क्या करते हैं? हवा चल रही है, हमने महसूस किया, उसको अच्छा, बुरा, कम या ज्यादा फील करने के लिए हम क्या करते हैं? ये सारा मूवमेंट कहलाता है हमारा। When we talk to our friends in class, we whispers rather than shouting loudly. जब हम किसी बच्चे से अपनी क्लास में बैठकर बातें करते हैं तो चिल्लाकर बातें नहीं कर सकते, हम खुसफुसाहट करते हैं। उस फुसफुसाने में भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट कैसा है? स्लो, ताकि सिर्फ दो के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए और हमें चिल्लाना नहीं पड़े। मीन्स कंट्रोल मूवमेंट हो गए। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि जो मूवमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कैसा है? कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि चिल्लाकर बात करने लग जाते हैं, हम बिल्कुल कंट्रोल मूवमेंट करते हैं। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। और ये किस पर डिपेंड करता है मूवमेंट? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको मूवमेंट किसके अगेंस्ट करना है, किसके प्रति आपको रेस्पॉन्स शो करना है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी मूवमेंट करते हैं वो कंट्रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल चले, हम चिल्लाने लग गया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपका क्लास में बातों का। इसी तरीके से है कि रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहले इन मूवमेंट को पहचाना जाता है अलग अलग इवेंट्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज फॉलोड बाय द करेक्ट मूवमेंट। फिर उसके बाद इन सभी में से ये पहचाना जाएगा कि करेक्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। जैसे अगर मुझे गर्मी लग रही है तो ये मैंने महसूस किया, अब मैं क्या करूंगा? मुझे हवा में जाना चाहिए, एसी में जाना चाहिए, पंखे के सामने जाना चाहिए, या धूप में खड़े हो जाना चाहिए। तो ये मूवमेंट पे डिपेंड करेगा, ये रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि रेस्पॉन्स कैसा, आपका एनवायरनमेंट में चेंज कैसा है। अब जैसा चेंज है वैसा ही तो हम मूवमेंट करेंगे। हर ऑर्गेनिज्म ऐसा ही करता है कि मूवमेंट करने के लिए लिया गया या ऑब्जर्व किया गया चेंज क्या है जिसके अगेंस्ट हमें मूवमेंट करना है, यानी कि रेस्पॉन्स करना है। तो ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है जिसके अगेंस्ट मूवमेंट या हम ये कहें रेस्पॉन्स करना होता है, और करेक्ट, वो भी करेक्ट रेस्पॉन्स। इन अदर वर्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये सारा करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। और ये ध्यान में रखते हुए कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जिसको हम बात कर रहे हैं होते हैं, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो इन एक्टिवेशन, इन मूवमेंट, इन रेस्पॉन्स की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। और शायद जैसा कि आप पढ़ के आए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम कहेंगे। खैर चलते हैं आगे, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में चलते हैं। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम। अब देखो, जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, जैसे अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको टच किया तो मेरा हाथ सडनली हट गया। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं अपने हाथ को यहां पर लगा के रखूं, नहीं हो सकता ना। तो क्योंकि ये गर्म चीज है और मेरा हाथ तुरंत हट गया, तो इस चीज को मेरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले सिस्टम ने पहचान लिया और हाथ को दूर कर दिया, ना कि हाथ को वहीं पर लगाए रखा। तो इसका मतलब क्या है? ये कंट्रोल किया जा रहा है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट के चेंज को रिसीव करके हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं।
अब इसी में चलते हैं। एनिमल में नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम, नर्वस मस्कुलर टिश्यू विच हैव वी स्टडीड इन क्लास 9। अब देखो ये जो सिस्टम है जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, लिखा है बाय नर्वस सिस्टम, तो उसे नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। और मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स, और जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, यानी कि नर्वस सिस्टम भी पढ़ चुके हो और मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ चुके हो। इन क्लास 9 टचिंग ए ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करना हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन और हो सकती है। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, एंड रेस्पॉन्ड इट, उसको प्रति रेस्पॉन्स करना पड़ता है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट? तो ये हमें कैसे पता चला कि हमने किसका, देखो मैंने हॉट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया, हॉट ऑब्जेक्ट की बात है। अगर ये हॉट था, मैंने इसको टच किया, तो मुझे कैसे पता चला कि ये गर्म है, हॉट है? ठीक है, मैंने कैसे इसको डिटेक्ट किया कि दिस इज ए हॉट ऑब्जेक्ट? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। तो ये किससे पता चलता है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, और उनसे पता चला कि दिस ऑब्जेक्ट इज ए हॉट ऑब्जेक्ट। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और ये रिसेप्टर्स जो इस चीज को रिसीव करते हैं कि दिस इज हॉट, ये कहां पर लोकेट होते हैं? यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे पास? 5। स्किन हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सेंस ऑर्गन। सच द इनर ईयर, द नोज, टंग एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे मैंने बता दिया, इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। ये क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से आप मार्क कर सकते हो कि गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बिलोंग टू, तो किससे? टेस्ट से। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बिलोंग टू स्मेल, यानी कि वो रिसेप्टर्स जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, उस टेस्ट को पता लगाने का काम गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर का होता है। इसी तरीके से किसी भी तरह की स्मेल है, उस स्मेल को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है कि दिस इज ए स्मेल। हमें कैसे पता चला कि इत्र की खुशबू आ रही है? हमें कैसे पता चला गुलाब की खुशबू कैसे है? हमें कैसे पता चला कि मैरीगोल्ड या अदर फ्लावर की खुशबू कैसे होती है? तो इन सभी का पता कैसे चलता है? रिसेप्टर इस चीज को रिसीव करते हैं और ब्रेन में भेजते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ नर्व सेल्स। तो बेटा यहां से स्ट्रक्चर शुरू होती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल का डायग्राम है। ठीक है, अब इस नर्व सेल के डायग्राम की एक एक चीजें यहां से हम शुरू करते हैं। तो क्या है? दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल्स सेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब देखो ये इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है? डेंड्राइटिक टिप से। तो देखो ये सारी की सारी, जिन पर मैंने रेड पेन ड्रॉ किया है, ये सारी की सारी होती है डेंड्राइटिक टिप। यहां पर नाम लिखा हुआ है डेंड्राइट। ये नर्व सेल्स का न्यूरॉन का है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इनसे पता चलता है। उसके बाद इनका काम क्या है? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और जब इनको स्टिमुलस मिलता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करती है। दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। उसके बाद देखो ये पूरी की पूरी जो पार्ट है, ये जिसको मैंने रेड डॉट कर दिए, इसको कहते हैं सेल बॉडी। इन सारे चेंजेस को रिसीव करती है सेल बॉडी। उसके बाद आता है हमारे पास these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse dendrites of the next neuron। अब ये जो केमिकल्स हैं, ये स्किप हो गया है, एंड द अलोंग विद द, यहां पर था हमारा इंपल्स,
दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी के बाद एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड। और ये हमारे पास सेल बॉडी थी और सेल बॉडी से ये एक्सोन है और एक्सोन से ये नर्व एंडिंग की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एक्सोन, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग की द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। अब यहां पर देखो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये वाला जैसे आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये डॉट लगे हुए, ये क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। और एक केमिकल कहाँ पर फिल हो जाता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस में फिल हो जाता है, जिसको आप सिनेप्स कहते हैं। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्स ट्रेवल्ड इन द बॉडी। अगेन आई स्किप ए लाइन। द इलेक्ट्रिकल along the axon to its end. At the end of the axon, the electrical impulse set off the release of some chemicals. एक्सोन के एंड पर ये जो है, जिसको मैंने अभी रेड कलर से कर दिया है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल एंडिंग। ये टर्मिनल एंडिंग एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज करती है, जिसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए कहा जाता है। और वो कहाँ पर भर जाता है, केमिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं, गैप या सिनेप्स कहलाता है। एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब इसके बाद अगर हम दूसरे न्यूरॉन की बात करें तो यहाँ एक न्यूरॉन हो गया और यहाँ से फिर एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट इस तरीके से, और इस न्यूरॉन के और यहाँ पर ये जो स्पेस बन गया, इस स्पेस को कहते हैं सिनेप्स। ओके, दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ ए नर्वस इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि नर्व इंपल्स किस तरीके से शरीर में ट्रेवल करते हैं। ए सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू द अदर सेल सच एन मसल सेल्स और ग्लैंड्स। और इसी तरह का जो इंपल्स है उसको डिलीवर किया जाता है बाय द न्यूरॉन्स, किसको, सेल्स को, मसल्स को या ह्यूमन ग्लैंड को, चाहे वो किसी भी तरह की ग्लैंड्स हो। तो इंपल्स चलता हुआ डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन और एक्सोन से मसल्स, ग्लैंड या अदर सेल्स को ट्रांसफर होता है। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या है, या नर्व सेल्स से बने हुए टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, and specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to the another। और इनका काम है कि किसी शरीर के किसी हिस्से से इम्पल्स को ग्रेन करके और उसको ट्रांसफर करना। लुक एट द फिगर 7.1a एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर। अब देखो डायग्राम को देखते हुए इन्होंने पूछा है कि आपको डायग्राम में क्या क्या फाइंड आउट करना है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल। सेकंड है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल, किसके थ्रू इंपल्स ट्रेवल होते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एंड वेयर दिस मसल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो 3 क्वेश्चंस मेरे लिए पूछे गए हैं कि किस हिस्से के द्वारा इनको इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल, किसके माध्यम से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद कब एक इंपल्स दोबारा से सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे ट्रांसमिशन के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 7.1। पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स। ब्लॉक योर नोज, आपने शुगर लिया माउथ में, आपको टेस्ट का पता चल गया। दूसरा हम क्या किया है कि आपको इसको वापस लेना है, अपने नोज को फिंगर और थंब से लाइक दिस बंद कर देना है। नाउ ईट शुगर अगेन, और फिर दोबारा से शुगर को खाना है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट, तो क्या टेस्ट में डिफरेंस आता है। बेटा ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपने घर पर भी कर सकते हो। एक बार आप मीठा खा चुके हो तो दूसरी बार उसको नाक को और बंद कर लेना है और फिर पता लगाना है कि ये
शुगर वास्तव में टेस्ट में मीठी है या नहीं है। वाइल ईटिंग लंच, लंच करते हैं ब्लॉक यूर नोज, लंच के टाइम पे भी अपने नाक को बंद करिए इन द सेम वे एंड नोटिस, और फिर पता लगाइए कि भाई आपने सही एप्रोप्रिएट टेस्ट को पहचाना फूड के को या नहीं पहचाना, या आपने फूड के रूप में क्या खाया था। इसको आपको एक टेस्ट के थ्रू यानी कि आपको चख कर बताना है, लेकिन चखना कब है, जब आपने नोज को बंद कर रखा हो। ठीक है, इसके बाद है इज देयर डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। तो क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस आया कि भाई जब आप बगैर नोज को बंद किए ईट अप करते हो, या आपने नोज को बंद कर रखा था और फिर आपने पहचान लिया कि भाई आपने जो खाया उसका टेस्ट क्या है। सो इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, तो ये कैसे हुआ कि ये दोनों के डिफरेंस अलग अलग आए, दोनों के टेस्ट अलग अलग आए, तो ये ऐसा कैसे हुआ। रीड एंड टॉक अबाउट possible explanation for this kind of difference. Do you come across a similar situation when you have a cold? और दूसरी बार सेम सिचुएशन तब पता लगानी है जब आपको सर्दी लगी हुई हो, और दूसरा आपको इन सिम्टम्स के बारे में इस चीज को दोबारा से पता लगाना है। इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन से क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए वर्ड What happen in the reflex action? तो reflex action is a word used very commonly when we talk about some sudden action in response to something in environment. We say, अब देखो reflex action क्या है। reflex action very common when we कहते हम अचानक किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्स दिखाते हैं, एनवायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज के प्रति अचानक दिखाया गया रेस्पॉन्स हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सडन। सडन मीन्स अचानक। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब अपने आप। और वेरी क्विक, वेरी क्विक मतलब बहुत तेज होने वाले रेस्पॉन्स को टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, कि मैं बस से कूद जाता हूं। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, अब मैं अपने हाथ जलती हुई आग की लपटों से दूर कर लेता हूं। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली, या मैं इतनी भूख लगी हुई है कि मेरे मुंह से पानी आना शुरू हो चुका है। वट एग्जैक्टली डू वी मीन, तो इन सब का कहने का मतलब क्या होता है। ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग, कि हम कुछ कर रहे हैं। वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, बगैर उसके सोचे। हम किसी चीज के बारे में सोचे बिना उसके बारे में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, और ना ही उन चीजों का कंट्रोल हमारे रिएक्शंस में दिखाई देता है। Yet these are situations where we are responding with some action to change in our environment. यही वो सिचुएशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर में एनवायरनमेंट के प्रति होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग कुछ रेस्पॉन्स डेवलप होते हैं। हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव सच सिचुएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम किस तरीके से इस सिचुएशन को बैलेंस करता है। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर, टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, टचिंग फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या है, टचिंग ए फ्लेम, किसी भी आग की लपटों को टच करना, इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, इतनी जल्दी और हमारे लिए एक डेंजरस खतरनाक सिचुएशन पैदा कर देती है। और इनफैक्ट और वास्तव में फॉर एनी एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स के बीच में, यानी कि आग को छूना किसी भी एनिमल्स को दिक्कत में डाल सकता है। हाउ वुड वी रेस्पॉन्ड टू दिस, तो हम इसके प्रति कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। वन सिंपली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, कि हम उसके बारे में सोचते हैं कॉन्शियसली, सकारात्मक रूप से, चेतन मन से, ठीक है। और किसके बारे में बात करते हैं, पेन और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न्ड, जलने और जलकर दर्द होने की संभावनाओं को सोचकर ही क्या करते हैं, हम पेन फील कर रहे हैं, यानी कि पेन को बारे में सोचते हैं कि भाई उस जलने की या जलने की स्थिति में क्या पेन होगा,
क्या संभावना हो सकती है जले हुए में, एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड, और ये सब सोचते हुए हम अपने हाथ को फ्लेम से दूर हटा लेते हैं। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन, तो इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। हमने सोचा, हमने पहले हाथ लगाया, फिर सोचते रहे कि हाथ जल जाएगा तो क्या होगा, और फिर हमने सोचा चलो ठीक है हटा लेना ही चाहिए, और फिर हमने हाथ को हटा लिया। तो ये सारा होने में कितना टाइम लगता है, क्या जितनी देर मैंने बोला इतना टाइम लगता है, इतनी देर में तो हाथ जल जाएगा हमारा। तब तक हम इतना सोचने में टाइम लगाएंगे फ्लेम पर, तो हाथ तब तक तो जल चुका होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना टाइम लगता है, यानी कि मैंने आपको लिखा था वेरी क्विक। वेरी क्विक मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी। इफ nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is likely to involve the creation of such impulse. अगर हम बात करें we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve, कि सोच भी इन्वॉल्व है क्रिएशन सच इम्पल्स, इस तरह का इम्पल्स क्रिएट करने के लिए हमारी सोच भी इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारी सोच के कारण ऐसा हो रहा है। तो थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, तो कह सकते हैं कि थिंकिंग, सोचना एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम एनी न्यूरॉन। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम का इम्पल्स इसको मिलता है किसी भी एक्सटर्नल चेंज के प्रति रेस्पॉन्स शो करने में। इफ दिस केस it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे शरीर में इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक कंसिस्ट डेंस नेटवर्क होता है इंटरेक्शन का, न्यूरॉन्स का। इट्स साइट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, और ये इसकी जगह क्या है, फॉरवर्ड, यानी कि ये स्कल है हमारा हड्डियों से बना, यानी कि आपका सर। Obviously, in order to receive these signal, the thinking part of the brain in the skull must be connected to the nerve coming from various part of the body। और इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या होता है कि हमारा न्यूरॉन्स जो इस पार्ट को एक्टिव करता है, उसके लिए उन चीजों को बाहर प्रकट करने के लिए न्यूरॉन से जुड़ा होना चाहिए, कनेक्टेड होता है, तब जाके वो भावनाएं एक्सप्लेन होती है, बाहर की तरफ आ पाती है। सिमिलरली इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स, अगर यही पार्ट मसल्स को इंस्ट्रक्ट करे टू मूव नर्व, टू मूव, मसल्स को मूव करने के लिए इंस्ट्रक्ट करे, नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्व यानी कि न्यूरॉन्स इस सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पास कर देगी। इफ ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तो अगर इसके बाद हमारा शरीर किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूता है तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि हमारा शरीर तब तक उस एक्टिविटी में इतना एक्टिव हो चुका होता है कि उसको जलने से पहले ही वहां से हटा देगा। यानी कि सारी चीजें देखो, सोचने की बात कह रहा था, हाथ को रखने की बात कह रहा था, अब इतनी जितनी हमने देर लगाई है, इतनी देर में अगर बात करें, ब्रेन सोचता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर हटाएगा, तब तक तो जल चुका होगा हाथ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट और ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हमारा शरीर कैसे सोल्व करता है। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट सेंसेशन ऑफ हीट, if the nerve that detect heat were to be connected to the nerve that move muscles in the simple way, the process of detecting the signal or input or responding it to by an output action might be complicated quickly। अब देखो कितनी सारी चीजें कह दी है, अब एक को बात करते हैं हम। rather than having the think about the sensation of heat, हीट के बारे में सोचने के बजाय, if the nerve that detect heat, नर्व न्यूरॉन्स जो हीट को डिटेक्ट करती है, वर टू बी कनेक्टेड, जुड़ी हुई होती है, नर्व दैट मूव मसल्स इन सिंपल वे, उन मसल्स के साथ जो इसको दूर ले जाने में हेल्प करती है। सपोज अगर मेरे इनकी बातें करूं तो इनकी जो मसल्स है वो मूव कर सकती है इसको दूर ले जाने में, और इन मसल से मेरी न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो हीट को डिटेक्ट कर सकती है, वो इनसे जुड़ी हुई होती है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल, वो प्रोसेस जिससे इस सिग्नल को पहचाना, यानी कि भाई फ्लेम है, आग है, हॉट ऑब्जेक्ट है,
द इनपुट एंड रेस्पॉन्डिंग इट टू बाई आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। उसको सिग्नल को रिसीव करना। हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सोल्व दिस प्रॉब्लम? तो हमारा बॉडी डिजाइन इस समस्या को कैसे सोल्व करता है? रादर देन हैविंग थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, ना केवल हीट के बारे में सेंसेशन को सोचने के बजाय, इफ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट, वो नर्व जो हीट को डिटेक्ट करती है, वर टू बी कनेक्टेड, जुड़ी हुई होती है, द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन द सिंपल वे, उन मसल्स के साथ जो इस ऑर्गन्स को दूर ले जाने का काम करती है। अवे मीन्स दूर, ठीक है। ना केवल सोचना बल्कि हमारी न्यूरॉन्स भी उन मसल्स के साथ जुड़ी होती है जो मसल्स उस इफेक्टेड ऑर्गन को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाने का काम करती है। जैसे कि अब मैंने सोचा कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहां पर इसको रिसीव करने की न्यूरॉन्स होगी, और इन न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी किन से होगी? उस मसल से होगी जो इस हाथ को दूर ले जाने का काम करेगा। यानी कि यहां पर मसल से न्यूरॉन कनेक्ट होगी ताकि वो इसको रिसीव करे और फिर इसको दूर भगाए। और ये कितनी तेज? बहुत ही फास्ट, वेरी क्विकली। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड वेरी फास्ट, यानी कि क्विकली, बहुत तेजी से, हमारी सोच से भी ज्यादा तेज। सच ए कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। इस तरह के कनेक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, यानी कि रास्ता जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही है। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व? वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क मतलब ये रास्ता इनपुट और आउटपुट में कहां पर कनेक्टेड होता है या कैसे बना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। वो जगह होगी जहां पर ये सबसे पहले मिलते हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड, देयर वे द ब्रेन। ये सारी की सारी नर्व्स एक जगह पर इकट्ठा होती है, बंडल जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं, या तो ब्रेन में। यानी कि नर्व कहां पर जाकर खत्म हो जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाने का काम और वहां से लाने का काम, या फिर ब्रेन में। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म बाय, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है? स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, all through the information input also goes on the reach the brain. Reflex arc are formed in this spinal cord itself. इस spinal cord में बनता है reflex arc, although the information, जबकि information input also goes on reach the brain. ब्रेन में भी जाता है, यानी कि हमने टच किया तो हमें पता चला कि हॉट ऑब्जेक्ट है, तो इसके बारे में सूचना हमारे ब्रेन में भी जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क कहां से शुरू होगा? स्पाइनल कॉर्ड से, ना कि ब्रेन से, वो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होगा। Although the information, okay, of course, निसंदेह, reflex arc have evolved in animals. Reflex arc animals में होती है, क्यों? The thinking process of the brain is not fast enough, कि हमारी सोचने की जो प्रोसेस है वो इतनी तेज नहीं है कि जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ मैं तब तक सोचूंगा तब तक तो हाथ रिमूव हो चुका होगा। अब जितनी तेजी से हाथ रिमूव हुआ उतनी तेजी से हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से भी पहले ये काम हो जाता है। In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network indeed of thinking. लेकिन फिर भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सोचने के अलावा हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नहीं होता है। So it is quite likely that reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought process. तो हम क्या कह सकते हैं? Quite likely that reflex arc have evolved, कि reflex arc जन्म लेती है कि उनके अंदर सोचने की प्रोसेस है, उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाने के लिए, उस को पूरा करने के लिए, किसकी अब्सेंस में? अब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, सोचने की प्रोसेस की कमी का। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्स। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क बनता चला जाता है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू मोर एफिशिएंट, वैसे ही रिफ्लेक्स आर्क भी ज्यादा बनती चली जाती है या कॉम्प्लेक्स बनती चली जाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हेन विच अकर्स व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन योर आई।
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है तो आप रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों हमने इस पार्ट में तो ये डायग्राम ही पूछा गया। इसके बाद पिछले पार्ट की अगर बात करें या मैं बात करूं शुरुआत से, तो इसमें हमने बताया यहां पर हमारी डेफिनेशन आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। पहला क्वेश्चन हमारे यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है हमारा कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया है। उसके बारे में ये बताया गया है कि रिसेप्टर्स, ये एक बात थी। दूसरी बात क्या है कि सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी या रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तीसरा आया कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल चेंजेस। ये 3 क्वेश्चंस इस पेज में थे। इसके बाद एनिमल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और उन स्ट्रक्चर के जो भी पार्ट है उन सभी पार्ट के फंक्शंस की बात करते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है आगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, और एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। थर्ड क्वेश्चन आता है हाउ दिस मैसेज ट्रांसफर, यानी कि ब्रेन तक कन्वे कैसे होता है, हाउ रेस्पॉन्स कन्वे टू दी ब्रेन। 3 क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमारे पास, और ये एक्टिविटी है। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सारा का सारा हमने बता दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सेंसरी ऑर्गन क्या है, वो सभी, और ये हमारे पास डायग्राम आ गया और ये आपको बनाना है। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे रिफ्लेक्स आर्क, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, सेंसरी ऑर्गन क्या है, रिसेप्टर्स क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम क्या है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे होती है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, फाइनली प्रोसेसिंग ऑर्गन कौन सा है, स्टार्टिंग ऑर्गन कौन सा है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने अलग से वीडियो में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डाले हैं। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए और हमारे उन वीडियो को देखते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।